हे दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं साइंस का क्रैश कोर्स का पार्ट 1 है, जिसमें हम आप सभी को बताने जा रहे हैं साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी इस मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि प्रकाश के परावर्तन नियम के साथ साथ अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, अतः क्वेश्चन का सही जवाब 2 हो जाएगा। अब आइए जान लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के आखिर 2 नियम कौन से होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से एक आपतन बिंदु होते हैं, इधर से आपतित किरण आती है, आपतन बिंदु पे टकराकर ये परावर्तित हो जाती है, जिसे हम सभी परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। बीच में एक लंब डाल दिया जाता है जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये रहा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछ दिया जाता है कि दी गई चित्र में इस प्रकार से चित्र बना दिया जाता है, आपतन कोण का मान यहाँ पे 30 डिग्री रख दिया जाता है और परावर्तन कोण के मान में इस प्रकार से वाट का सिंबल बना दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि दी गई आकृति में परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा। तो हमेशा के लिए जान जाइए कि आपतन कोण परावर्तन कोण का मान समान होता है। तो जब ये 30 डिग्री है तो इसका भी आंसर कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। अतः क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दोस्तों याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तुओं का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कौन से तरंग माना गया है। तो दोस्तों आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों माना गया है। आपके ऑप्शन के एग्जाम पेपर के जो ऑप्शन रहेगा ना, तो ऑप्शन ए में रहेगा कण, ऑप्शन बी में रहेगा तरंग, ऑप्शन सी में रहेगा इनमें से दोनों और आपका ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन सी को चयन कीजिएगा। कण और तरंग दोनों को माना जाता है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। दोस्तों समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है ना, ये अनंत होती है, इसका कोई अंत ना होता है, उसे हम लोग अनंत कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा। वहीं पे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी आधी होती है, यानी a बराबर r/2 होता है। इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो r बराबर 2f हो जाता है। इसे हमें ये पता चलता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, वहीं पे अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान कितना डिग्री होता है। तो दोस्तों परावर्तन कोण के लिए विचलन डिग्री का जो मान है ना, वो 180 डिग्री होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब विचलन कोण 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है यदि प्रकाश के आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन कोण का विचलन कोण कितना हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन कोण का मान यदि 90 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है इसका विचलन कोण 0 डिग्री होगा। और यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री है और इसमें बोला जाता है कि प्रकाश के परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा। तो जब ये 90 डिग्री है तो दूसरा कोण भी हमारा 90 डिग्री ही होता। उसके बाद में अगला सवाल कहता है किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। आप सभी को मालूम हो ही चुका होगा कि दर्पण की फोकस दूरी यानी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी a बराबर r/2 होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 कहता है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों जान ही जाइए, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है
अब बड़े बड़े सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके उसे ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, जिसके कारण बर्तन के अंदर रखे भोज्य पदार्थ या सोलर कुकर के अंदर रखे भोज्य पदार्थ आसानी से पक जाता है। यही कारण है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज जान ही जाइए हजामत बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना, आप तमाम छात्र बहुत सारे ऐसे इसमें छात्र होंगे जो हजामत बनाने के लिए यानी दाढ़ी और बाल कटवाने के लिए हमेशा हजामत बनाने वाले दर्पण का प्रयोग करते होंगे। उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण के सामने चेहरे को रखने पर सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, जिससे बाल काटने में आसानी होती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दोस्तों याद रखिएगा उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ही विशाल बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है ना, इस साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आप सभी 4 चक्के गाड़ी को देखे होंगे, चालक के जस्ट बगल में एक दर्पण लगा रहता है जिसमें बड़े से बड़े गाड़ी हो, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गया, इतने बड़े बड़े गाड़ी का भी प्रतिबिंब एक छोटा सा दर्पण, ये बैक लाइट जिसको साइड मिरर कहते हैं, उसमें दिख जाता है। तो उसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी ही बड़ा होता है, जिस कारण बड़े बड़े वस्तुओं का प्रतिबिंब आसानी तरीके से बन जाता है। यही कारण है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 12 कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। दोस्तों आवर्धन की क्षमता जो है ना, आवर्धन किसे कहते हैं या आवर्धन की क्षमता किसे कहते हैं। तो आप सभी पढ़े होंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे m द्वारा सूचित किया जाता है। और m बराबर v/u होता है, यानी आवर्धन बराबर वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। अगला सवाल कहता है कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। वक्रता त्रिज्या r का मान यहाँ पे 40 सेमी दे रखा है, आपसे बोला गया है f का मान यानी फोकस दूरी का मान। तो a बराबर तो r/2 होता है, तो आप क्या करेंगे, r का मान यहाँ पे रख देंगे 40, 40 में 2 से भाग लगा देंगे, तो ये आपका कटेगा 20 मरतबे, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 20 सेमी होने वाला है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 20 सेमी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए। क्वेश्चन 14 कहता है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी ही विशाल होता है और इसके माध्यम से आभासी एवं वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आभासी एवं सीधा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए कि दर्पण की चौड़ाई और को क्या कहते हैं। यहाँ पे बोला गया दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो ये जो दर्पण होता है ना, इसके चौड़ाई भाग को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब द्वारक हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 16 कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। अभी इसी क्वेश्चन का हम लोग चर्चा कर रहे थे। मोटर कार के जो गाड़ी का चालक जो होता है ना, उसी के सामने में एक दर्पण लगा रहता है जिसे साइड मिरर भी कहते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी ही बड़ा होता है, जिसके कारण एक्सीडेंट से बचा जाता है और बड़े से बड़े वस्तुओं का प्रतिबिंब आसानी तरीके से देख लिया जाता है। तो उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। अतः क्वेश्चन का सही जवाब उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 17 कहता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों काफ़ी सिंपल सवाल, एक बार फिर से सुनिएगा कि प्रधान अक्ष के समानांतर, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर ही बोल सकते हैं। चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन होने के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है ना, यानी इस प्रकार से आपका दर्पण होता है। अब यहाँ से जो प्रकाश मुख्य बिंदु से होकर जिसे गुजरती है, ये एफ से होकर गुजरती है, जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब फोकस हो जाएगा। इसे हम लोग मुख्य फोकस भी कह सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 कहता है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसा होता है। दोस्तों सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज जो होता है वो समानांतर प्रकाश पुंज होता है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, एक होते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा होते हैं समानांतर प्रकाश पुंज। अब समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं।
तो प्रकाश की किरणें यदि समान अंतर होते हैं, यानी समान कोई भी प्रकाश की किरणें समान होते हैं, इसे हम लोग समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब एक बिंदु से निकलकर अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश छिट जाता है, इसे हम लोग यहाँ पे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक होता है एक बिंदु पे आके विभिन्न प्रकार के प्रकाश टकराती है, जिसे यहाँ पे अपसारी प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। अगला सवाल कहता है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति है ना, वो उल्टा होता है। क्वेश्चन का सही जवाब उल्टा हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 कहता है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जब सिनेमा को आप देखने गए होंगे ना, तो वहाँ पे आप देख पाए होंगे कि सिनेमा देखने के लिए एक पर्दा लगा होता है, उसी पे प्रोजेक्टर के माध्यम से बहुत सारे अनेकों फिल्मों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, वो भी पर्दे पर। तो जब सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उस पर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस धातु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखें कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का समान बनेगा। किसी भी धातु को अवतल दर्पण के सामने हम कौन ऐसे जगह पे रखेंगे कि उसका जो परछाई यानी प्रतिबिंब है ना, जितना बराबर वस्तु होगा उतना ही बराबर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वक्ता केंद्र, जिसे हम लोग CP या R कहते हैं, इसी पे यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं वक्ता केंद्र पर, किसी भी वस्तु को रखते हैं ना अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर हम किसी वस्तु को रखेंगे, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा वस्तु के बराबर और सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। अगला सवाल कहता है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। दोस्तों याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यानी 7 रंग होते हैं। इसमें 7 रंगों में सबसे पहला जो रंग होता है वो आपका बैगनी होता है, लाल होता है सबसे ऊपर, और नीचे होता है बैगनी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन ऐसा रंग, कौन ऐसा वर्ण है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो उस रंग का नाम है लाल रंग। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का होता है। यहीं से आपके 4 सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल वर्ण। तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी वर्ण। फिर पूछा जाएगा कि किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो वैसी स्थिति में बैगनी वर्ण हो जाएगा। और किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब लाल वर्ण हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया था प्रकाश से किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, इसका तो हम लोग सॉल्यूशन कर ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। दोस्तों याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग यानी प्रकाश का जो चाल है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि श्वेत रंग कितने प्रकार के मिलने से, कितने रंगों के मिलने से बनता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब श्वेत प्रकाश से प्रिज्म पर इस प्रकार से, इस तरह से श्वेत प्रकाश आता है, प्रिज्म पर जैसे पड़ता है ना, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर पड़ने के उपरांत 7 रंगों को जो पट्टी प्राप्त होती है, इसे हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो ये 7 रंगों के मिलने से जो रंग बनता है, इसे हम लोग श्वेत रंग कहते हैं। तो बोला गया कि श्वेत रंगों के बनने के लिए कितने रंगों का मेल होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं 7 रंगों का मेल होना चाहिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्रैश कोर्स का जितने भी वीडियो लाया जा रहा है, इन तमाम वीडियो का PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको questionforexam.com वेबसाइट पे जाना होगा। आप मोबाइल के कोई भी ब्राउज़र में जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा मैथ एंड मैजिक टिप्स, या आप मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाकर questionforexam.com सर्च कीजिएगा ना, तो सबसे पहला वेबसाइट मैथ एंड मैजिक टिप्स का ही ओपन होगा। और उस वेबसाइट के माध्यम से 10वीं कक्षा के सभी सेट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ से भी आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पे भी क्विज खेल सकते हैं, और वहाँ पे भी ढेरों सारे PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ से PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे प्रत्येक दिन क्विज खिलाया जा रहा है। क्विज खिलाने के साथ साथ जितने भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, उन तमाम वीडियो का PDF भी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया गया है, वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए।
यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्जाम के वक्त जो भी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे वीडियो देखकर बहुत ही अच्छा खासा नंबर पा सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।